हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। बेसिकली आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। जैसे कि आपको स्क्रीन पर देख सकते हो, ये मैंने जूम कर दिया है, प्राचीन भारत। ओके, प्राचीन भारत में अगर हम बात करें कि प्राक इतिहास कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में क्या होता था? शिकार और खाद्य संग्रह यानी कि खाने के वस्त्रों का संग्रह करना स्टार्ट कर दिया गया था पूरा पाषाण काल में, और शिकार करना स्टार्ट कर दिया गया था। मध्य पाषाण काल की बात की जाए तो यहाँ पर छोटे औजारों को माइक्रोलिथ कहा गया है। इतनी जानकारी काफ़ी है मध्य पाषाण काल के लिए कि यहाँ पर जो भी छोटे औजार होते थे उसको माइक्रोलिथ कहा जाता था। नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हो गया, आग का आविष्कार हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि पहिए का और आग का आविष्कार कहाँ से हुआ? तो पहिए और आग का आविष्कार हुआ था वो नव पाषाण काल में हुआ है। इसके अलावा खाद्य उत्पादन होना शुरू हो गया, जहाँ पर खाद्य संग्रह था पूरा पाषाण काल में। तो खाद्य जो सामग्री थी उनका उत्पादन करना यानी खेती करना स्टार्ट कर दिया गया था नव पाषाण काल में। इसी तरह पशुओं का उपयोग करना शुरू कर दिया, ग्राम्य जीवन का विकास शुरू हो गया था। यानी कि मैंने बताया जैसे कि ग्रामीण जो विकास था, यानी कि कह सकते खेती जो स्टार्ट थी वो पूरी स्टार्ट हो चुकी थी इस नव पाषाण काल में। ताम्र पाषाण काल की बात करें तो पत्थरों के साथ साथ तांबे के औजारों और हथियार भी बनाए गए थे। तो क्योंकि इसको ताम्र पाषाण काल कहा जाता है तो आप इसके नेम से ही समझ सकते हो कि यहाँ पर पत्थरों के औजारों के साथ साथ तांबे के बने हुए औजारों का भी स्टार्टिंग हो गया था। और इसके साथ ही अगर हम नव पाषाण काल की बात करें तो नव पाषाण काल में छोटी छोटी और भी चीज़ें हमें पता चलती हैं। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, नव पाषाण काल में कुछ और भी जानकारियाँ हैं। जैसे नव पाषाण काल में मेहरगढ़ एक ऐसा स्थल है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर 7000 ईसा पूर्व कृषि कार्य का साक्ष्य मिला है। यानी कि 7000 साल पहले भी कृषि की जाती थी। और ये कैसे पता चला है? हमें यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। ये है मेहरगढ़ स्थल है जहाँ पता चला है कि 7000 साल पहले, यानी कि 7000 ईसा पूर्व है, याद रखिए, ये ईस्वी नहीं है, ईसा पूर्व है। 7000 ईसा पूर्व पहले कृषि कार्य का साक्ष्य मिला है। अगर हम कृषि की बात करें तो कृषि से एक बात पता चलती है कि किस चीज़ की खेती की जाती थी। तो मेनली गेहूं और जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं। तो हम इस बात से समझते हैं कि गेहूं और जौ की खेती सबसे पहले स्टार्ट की गई। अच्छा, एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि मनुष्य ने सबसे पहले कौन सा औजार स्टार्ट किया है यूज़ करना? तो वो था कुल्हाड़ी। ठीक है, कुल्हाड़ी सबसे पहले स्टार्ट कर दिया गया था एज अ औजार। अच्छा, इसके बाद सबसे पहली प्रयुक्त होने वाली धातु कौन सी थी? तो वो थी तांबा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना ताम्र पाषाण काल। तो ताम्र पाषाण काल सबसे पहले आया है, लोहा पाषाण काल तो आया ही नहीं है ना, सोना पाषाण काल आया है। इसका मतलब है कि सबसे पहली जो वस्तु थी, सबसे पहली जो धातु थी जिसे स्टार्ट किया गया यूज़ करना, वो थी तांबा। यहाँ से भी छोटी सी एक जानकारी हमें मिलती है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसका भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसके साथ ही एक टर्म आता है कोल्डी हवा। इसे आप ऐसे याद कर सकते हो, कोल्ड हवा। ठीक है, तो कोल्ड हवा से बनी है कोल्डी हवा। ये क्या है? चावल की कृषि का साक्ष्य मिला है। ये एक जगह है एक्चुअली, जैसे मेहरगढ़ एक जगह है ना जहाँ पर कृषि का साक्ष्य मिला है, इसी तरह से कोल्डी हवा भी एक जगह है जहाँ पर चावल की कृषि का साक्ष्य मिला है। यानी कि पहले चावल की खेती की जाती थी। तो गेहूँ और जौ की खेती तो सबसे पहले की ही जाती थी, लेकिन कोल्डी हवा से पता चला कि चावल की खेती भी यहाँ पर की जाती थी। राइट, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। थोड़ा सा हम लोग फास्टली से चल रहे हैं क्योंकि लंबी वीडियो ना हो जाए और काफ़ी कुछ हम लोग मैटर यहाँ से
पूरा कवर अप भी कर ले। तो सिंधु घाटी सभ्यता में वैसे तो बहुत सारी अलग अलग जगह हैं और जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग लोगों ने यहाँ का उत्खनन किया है, लेकिन यहाँ पर कुछ मेन टर्म्स हैं, कुछ मेन लोग हैं जिन्होंने यहाँ के मेन सिटी मेन जगह को यहाँ पर उत्खनन किया है, उनके बारे में समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हड़प्पा, यहाँ पर हड़प्पा एक टर्म है और इसी हड़प्पा टर्म की वजह से यहाँ का नाम पड़ा था हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, ये आप लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे और जानते भी होंगे कि हड़प्पा नामक जगह सबसे पहले खोजी गई थी, इसीलिए यहाँ की सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हड़प्पा जो जगह थी वो किसने सबसे पहले उत्खनन की थी? दयाराम साहनी ने। और कब की थी? 1921 में, 1921 में। और कहाँ की थी? रावी के बाएं किनारे पर। रावी नदी जो है उसके बाएं किनारे यानी लेफ्ट हैंड साइड के जो किनारा था वहाँ पर सबसे पहले खुदाई करके दयाराम साहनी ने 1921 में पता किया कि हड़प्पा नामक कोई भी जगह है जो पहले कभी किसी सभ्यता का पार्ट हुआ करता था। फिर बात आती है मोहनजोदड़ो की। सेकंड जो नंबर पे कुछ खोजा गया वो था मोहनजोदड़ो। ये बड़ा नाम आपने सुना होगा, राखाल दास बनर्जी। तो मोहनजोदड़ो की जो खोज की है वो राखाल दास बनर्जी ने की है, ठीक 1 साल बाद यानी 1922 में। और ये की थी सिंधु नदी के किनारे। तो सिंधु नदी के किनारे तो मोहनजोदड़ो मिला और रावी नदी के किनारे मिला हड़प्पा। हड़प्पा कब खोजा गया? 1921 में। और 1 साल बाद मोहनजोदड़ो को खोजा गया। हड़प्पा किसने खोजा? दयाराम साहनी ने। और मोहनजोदड़ो किसने खोजा? राखाल दास बनर्जी ने। फिर आता है कालीबंगा। कालीबंगा को ये मेन टर्म से बता रही हूँ, फर्स्ट तो स्टार्टिंग सीक्वेंस वाइज है, बाकी सीक्वेंस वाइज नहीं है क्योंकि मेन आपको टर्म्स मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। कालीबंगा है वो बीबी लाल और बी के थापर, ये 2 लोगों ने मिलकर के कालीबंगा को खोजा है। बीबी लाल और बी के थापर। 1953 और 55 की ये बात है। ठीक, ये राजस्थान की बात है, राजस्थान में खोजा गया है। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में है, जिसकी खोज 1953 में बीबी लाल और बी के थापर ने की थी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लोथल की। ये भी बड़ा फेमस स्थल है इस सभ्यता का। लोथल ये अहमदाबाद में पड़ता है यानी गुजरात में पड़ता है और इसकी जो खोज की थी वो की थी SR राव ने 1955 में 1955 में। तो 1953 में बीबी लाल बी के थापर ने कालीबंगा जो कि राजस्थान का पार्ट है वहाँ की खोज की। और लोथल कहाँ का पार्ट है? अहमदाबाद यानी गुजरात का पार्ट है और ये SR राव ने 1955 में इसकी खोज की थी। फिर बात करते हैं धौलावीरा। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्रसिद्ध एक स्थल है यहाँ का। इसकी खोज की है JP जोशी ने 1967 और 68 में। ये भी गुजरात का ही पार्ट है। तो 1967 और 68, 67, 68 ये गुजरात का पार्ट है, गुजरात कक्ष का। JP जोशी धौलावीरा इसकी खोज की गई है। आगे बात करते हैं हम लोग कुछ और टर्म्स की। अगर हम इसको डिटेल में देखें तो दोस्तों हड़प्पा जो था वहाँ, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि किस जगह पर कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर मिली है। मान लो आपसे पूछ लिया गया कि तांबे की इक्का गाड़ी कहाँ मिली है, आपसे पूछ लिया, तो हड़प्पा इसका सही जवाब है। तो ये कुछ इसीलिए मैंने आपको टर्म्स निकाल के दिए हैं कि यहाँ पर आप लोग के समझ लें अच्छे से कि कुछ ऐसी जगह है जो कि प्रसिद्ध है, किस जगह पर मिली है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए हड़प्पा जो स्थल है वहाँ पर अन्नागार मिले हैं जहाँ अन्न रखा जाता था। मोहरों पर श्रृंगी पशु मिला है, यानी जो मोहरें चलती थी उस पर कुछ न कुछ पशु मिला है। तांबे की इक्का गाड़ी मिली है हड़प्पा में। मोहनजोदड़ो 3 मुख वाले देवता, ये तो कई बार पूछा जा चुका है भाई। 3 मुख वाले देवता जिसे पशुपतिनाथ कहा जाता है वो मोहनजोदड़ो नामक स्थल पर मिली है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति महाप्रसिद्ध है ये भैया, इसको अच्छे से याद कर लेना। नर्तकी की जो प्रसिद्ध मूर्ति है वो कहाँ मिली थी भाई? मोहनजोदड़ो में ही मिली है। ठीक है, ये आपने छोटी क्लास की जो 6-7 की बुक्स है वहाँ देखी भी होगी। विशाल अन्नागार और स्नानागार, सूती वस्त्र, ये सभी कुछ मिला हुआ है आपको मोहनजोदड़ो में। तो मोहनजोदड़ो में अन्नागार भी है, स्नानागार भी है, सूती वस्त्र, नर्तकी की कांस्य मूर्ति, इसके अलावा 3 मुख वाले देवता, पशुपतिनाथ, ये सब कुछ मोहनजोदड़ो में मिला है।
अब बात करते हैं कालीबंगा। कालीबंगा अभी हमने पढ़ा था। कालीबंगा कहाँ पर है? कालीबंगा हमने राजस्थान में बोला था। इसकी खोज किसने की थी? बीबी लाल और बी के थापड़ ने कब की थी? 1953 में। यहाँ पर क्या मिला है? यहाँ मिला है जुते हुए खेत, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा स्तर पर खेती किया करते थे। नक्काशीदार ईंटें, पता चलता है कि वहाँ के जो मकान थे वो ईंटों से बने होते थे। मिट्टी का हल, इसका मतलब है कि वहाँ खेती होती थी और हल का प्रयोग भी किया जाता था। दैट मीन्स कि वहाँ जुती हुए खेत मिले हैं, नक्काशीदार ईंटें मिली है, मिट्टी का हल मिला, ये सब कुछ मिला है कालीबंगा में। ठीक, अब बात करते हैं एक और स्थल है रंगपुर। रंगपुर में गेहूँ की खेती के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि गेहूँ की खेती की जाती थी रंगपुर में। ठीक है, उसके बाद है लोथल। लोथल के बारे में अभी अभी हमने पढ़ा था। लोथल कहाँ का पार्ट है? भाई लोथल जो है वो अहमदाबाद गुजरात का पार्ट है। इसकी खोज 1955 में S.R. राव ने की थी। S.R. राव। ठीक है, अब लोथल में क्या मिला है? डॉकयार्ड, यानी कि बंदरगाह मिला है। हाथी दांत का पैमाना और खिलौना नाव मिला है। नाव मिला है, खिलौना मिला है, हाथी दांत और बंदरगाह। लोथल सबसे बड़ा बंदरगाह भी रहा है इस पूरी सभ्यता का, ये भी आप याद रखिएगा। धोलावीरा। धोलावीरा अभी हमने पढ़ा था। धोलावीरा कहाँ का पार्ट है? धोलावीरा है गुजरात कच्छ का। इसकी खोज J.P. जोशी ने 1967 में की थी। J.P. जोशी ने। अब यहाँ पर क्या मिला है? जलाशय मिले हैं। देखो भाई कच्छ का अगर ये पार्ट है तो यहाँ पर जल से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें मिली होंगी। तो जलाशय मिला है। 3 भागों में विभाजित नगर मिला है, यानी एक ऐसा नगर जो कि 3 भागों में विभाजित हो, और यहाँ जलाशय भी मिला है। अच्छा, फिर आता है बनावली। बनावली में क्या मिला है? जौ और हल्का खिलौना, यानी कि हल्का खिलौना और जौ, ये बनावली में मिला है। तो मेनली ये कुछ टर्म्स थे, कुछ जगह थी जहाँ की फेमस चीज़ें आपको याद रखनी है अगर आपको एग्ज़ाम पास करना है तो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। देखिए जो भी कुछ है वो बहुत ही सिलेक्टेड है, इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, इसके बाद कुछ अहम थ्योरेटिकली चीज़ें पढ़ लेते हैं। जैसे कि सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी द्वारा उत्खनित हड़प्पा नामक स्थल है, जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद अगर हम बात करें कार्बन डेटिंग के अनुसार जो इसकी, देखिए सबसे पहली बात तो ये कि अगर हम बात करें ये उत्खनित जो जगह है, यहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ें मिली होंगी हड़प्पा की, तो वहाँ से पता लगाया गया इतिहासकारों ने कि इसकी जो टाइम पीरियड रहा है वो 2500 से 1785 ईसा पूर्व रहा है, लेकिन कार्बन डेटिंग के अनुसार ये 2350 से 1750 रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न यहाँ आ जाता है कि इसका टाइम पीरियड क्या है। तो कन्फ्यूज़न दोनों में ही है, 2500 से 1750 ईसा पूर्व, लेकिन अगर हम ज़्यादा वैलिड माने तो 2350 से 1750 ईसा पूर्व आप वैलिड मानेंगे। ठीक, अच्छा, इसको हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, मतलब कांस्य से रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती थी। ब्रोंज जिसे बोलते हैं, कि प्रधानता थी नगरीकरण, या नगरीकरण पर बहुत ज़्यादा विश्वास होता था कि नगरीकरण करना है भाई। सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? देखिए पंजाब, आधुनिक पंजाब जहाँ पर है, सिंध है, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी यूपी, ये बहुत ज़्यादा पार्ट है, सभ्यता का विस्तार है। आधुनिक पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी यूपी। उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में दानियाबाद महाराष्ट्र और पूर्व में आलमगीर मेरठ से लेकर के सुत का गेंडोर बलूचिस्तान तक विस्तृत है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में दानियाबाद महाराष्ट्र तक, पूर्व में आलमगीर मेरठ से लेकर के और पश्चिम में सुत का गेंडोर बलूचिस्तान तक इसका जो विस्तार है वो विस्तृत था। देखिए भाई जो भी पढ़ा रही हूँ उसको एक बार आपको रिवाइज तो करना ही पड़ेगा। अगर आप सोचिए कि आप एक बार में पढ़ करके आपको सब याद हो जाए, दैट इज़ इम्पॉसिबल। चलिए अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं बातें। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए नगर योजना की बात करें तो नगर योजना कैसी थी? किले बंद थी, मतलब यहाँ पे किले बंद बस्ती थी यार, यानी कि एक बार आप जो भी आपने किला जिस तरह से फोर्ट देखे होंगे कुछ वैसी बस्ती हुआ करती थी, चारों तरफ से बंद।
मतलब सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा अवेयर थे ये लोग। नगरों का विकास बहुत ज़्यादा था, और नगरों का विकास कैसा था, चेस बोर्ड पैटर्न पे था। चेस बोर्ड देखा है आपने, ब्लैक और वाइट स्क्वायर्स होते हैं उसमें, है ना। तो वैसे ही नगरों का विकास इसी तरह से था, चेस बोर्ड पैटर्न पे। लोथल एक अपवाद है। देखिए लोथल में क्या था, खिड़कियां मुख्य मार्ग के स्थान पर गलियों में खुलती थी, लेकिन लोथल में ऐसा नहीं था भाई। लोथल में जो घर थे वहाँ की खिड़कियां जो थी वो मुख्य मार्ग के स्थान पर गलियों में नहीं खुलती थी। मोहनजोदड़ो के नगर दुर्ग में विशाल स्नानागार मिला है। मोहनजोदड़ो के नगर, मोहनजोदड़ो एक सिटी थी, उसमें भी एक नगर जिसमें जिसे बोलते हैं दुर्ग, वहाँ पे स्नानागार मिला है। जलाशय में ईंट और जिप्सम के गारे का प्रयोग किया जाता है। तो ये बोलते हैं कि जलाशय जो था उसमें ईंट और जिप्सम के गारे का प्रयोग किया गया था। अच्छा, अगर हम लोग सामाजिक जीवन की बात करें तो सैंधव समाज मात्र सत्ता करता है, यानी कि माता को प्रायोरिटी दी जाती थी। और यहाँ पर जो समाज था उसमें 3 भागों में बटा हुआ था। पहला था विद्वान, जिसे पुरोहित कहते हैं, फिर था व्यापारी और श्रमिक। तो विद्वान सबसे ऊपर था, फिर व्यापारी और फिर श्रमिक। अच्छा, कौन कौन से कुछ आभूषण और कौन कौन सी धातुएं थी, देखो तांबा तो सबको पता है, ठीक। सीप से बने हुए आभूषण भी थे, हाथी दांत भी पता है, और सोने चांदी से बने हुए आभूषण भी बड़े फेमस रहे हैं यहाँ के। अच्छा, मैंने अभी भी आपको बताया था कि हाथी दांत मिला है। कहाँ मिला है हाथी दांत, कोई बताएगा क्या कि हाथी का दांत, मैंने आपको बताया था हाथी दांत कहाँ मिला है, ज़रा याद करो। हाथी दांत मिला था लोथल में, ठीक है, लोथल में मिला था हाथी दांत, नहीं याद रहा हो तो। नेक्स्ट है धार्मिक जीवन। देखो धार्मिक जीवन कैसा रहा है, प्रकृति पूजा रही है। देखो प्रकृति की पूजा सबसे ज़्यादा की है। पशुपतिनाथ तो बताइए, लिंग, योनि, वृक्षों, पशुओं की पूजा यहाँ पर मेनली होती थी। पशुओं में कुबड़ वाला जो सांड था उसको विशेष रूप से पूजा जाता था। स्वास्तिक चिन्ह भी यहीं की देन है। हड़प्पा स्थलों पर मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले, यानी कि वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, ठीक। नेक्स्ट है आर्थिक जीवन। देखिए इसको पढ़ने में थोड़ा कम इंटरेस्ट आ रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए कि जो नोट्स है उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसे आप घर पर रिवाइज कर सकते हैं। बड़े काम के नोट्स है ये। देखिए आर्थिक जीवन में मुख्य तो कृषि ही था। कृषि में भी गेहूँ, जौ, कपास, चावल, मटर, फल, खजूर, तरबूज चीज़ों की आराम से खेती कर ही लेते थे। अच्छा, सिंडन क्या है, देखो कपास का उत्पादन सिंधु क्षेत्र में ही हुआ है। कपास का जो उत्पादन है सिंधु क्षेत्रों में हुआ है, तो यूनानियों ने इसे सिंडन नाम दे दिया है। सुरकोट का क्या है, अब स्थान से घोड़े के भी अवशेष मिले हैं। देखो सुरकोट का एक स्थान है, सुरकोटडा एक स्थान है जहाँ से घोड़े के अवशेष मिले हैं। उद्योग कौन हो सकते, देखो सूती कपड़ों का, ऊनी कपड़ों का उद्योग बहुत ज़्यादा होता है, यानी लोग कपड़े पहनते थे। धातु निर्माण उद्योग, आभूषण, बर्तन निर्माण, ये सभी उद्योग थे जो मेरे यहाँ पर किए जाते थे, ठीक। अच्छा, कुछ और भी उद्योग थे भाई, उद्योग कुछ और भी थे, मैं बता देती हूँ आप लोगों को। देखिए उद्योग में हथियार, औजार बनाने का उद्योग, बर्तनों का, लोहे से ये लोग परिचित नहीं थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वस्तु विनिमय प्रणाली थी, पैसे वाली चीज़ नहीं थी, मुद्रा नहीं थी यहाँ पर चीज़ों के बदले एक दूसरे को चीज़ें देते थे। लिपि और लेखन शैली, देखो लिपि भाव चित्रात्मक थी, जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। लेकिन एक बात है कि ये जो लिपि है ना वो बाएं से दाएं, पहली पंक्ति तो बाएं से दाएं होती थी, दूसरी पंक्ति दाएं से बाएं होती थी पहली पंक्ति, और बाएं से दाएं दूसरी पंक्ति। लेकिन इस टाइप की लिपि को हम लोग बायोस्ट्रोफिडन कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोस्ट्रोफिडन कहते हैं। लेकिन इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ये भाव चित्रात्मक थी और मोहरों पर, तांबे के औजारों पर, आभूषणों पर से देखा गया है। कहाँ देखा गया है, आभूषणों पर, तांबे के औजारों पर, मोहरों पर। सभ्यता का अंत 1000 साल में हो गया था, और इसका कारण कहीं ना कहीं महामारी या बाढ़ या जलवायु परिवर्तन, इसको मानते हैं, लेकिन एग्जैक्टली किसी को नहीं पता कि क्यों इस सभ्यता का अंत हुआ। ओके,
आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। और नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे वैदिक सभ्यता की, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नोट्स इसके भी तैयार हैं, लेकिन ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसीलिए हम लोग यहीं पर अब फिनिश कर रहे हैं। बाय बाय।